हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। महक मृत्युंजय को आंखें दिखाने के बाद वैशाली से बोली, वैशाली तुम तो उन्हें जानती हो ना, तुम चुप रहो। उनकी जुबान का शटर कभी बंद नहीं हो सकता। वैशाली अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही कहा कि पता हमको मछली समझकर बागर बिल्ला पंजा मार दे, इसलिए हम चुप ही रहते हैं। मृत्युंजय घूरकर वैशाली की तरफ देखता है तो विप्लव और रिया सुधांशु को एक बैग देते हुए कहते हैं, जाओ बदल कर आओ। सुधांशु शॉपिंग बैग को देखते हुए बोला, क्या ये मेरे लिए है? विप्लव चिढ़ कर बोला, नहीं मेरे लिए है। अरे यार, तुम्हें दे रहे हैं तो तुम्हारे लिए ही होगा ना। जाओ चुपचाप बदल कर आओ, लड़कियों की तरह सवाल करना बंद करो। सुधांशु मुंह बनाते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। महक किचन की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय उसके पीछे पीछे किचन में आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, वैशाली मेरे साथ इतना बदतमीजी करती है और तुम उसे कुछ नहीं कहती, कैसी बीबी हो तुम। महक अचानक मृत्युंजय को ऐसा करने पर पहले घबरा जाती है, फिर मृत्युंजय की शिकायत को सुनकर उसकी तरफ पलटकर उसे देखते हुए कहती है, आप भी तो कम नहीं हैं, बच्चे की तरह झगड़ा करने लगते हैं उससे। आपको मज़ा आता है क्या? मृत्युंजय मुंह बनाते हुए बोला, हाँ तो मुझे किसी से हारना पसंद नहीं है। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, अगर आपको किसी से हारना नहीं पसंद है तो आप ऐसे इंसान से झगड़ा करो ना जिससे आप जीत सको। वैशाली से बहस में कोई नहीं जीत सकता और शिकायत लेकर मेरे पास मत आया करो। आप वैशाली से ही निपटा करो। मृत्युंजय महक की बात सुन शिकायत करते हुए बोला, तुम बहुत बुरी बीबी हो, हमेशा उस बरेली वाली लड़की का साथ देती हो। वो एक नंबर की गुंडी है, उसके चलते तुमने मुझे छोड़ने की भी धमकी दी थी। तुम बहुत बुरी बीवी हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इतना कहकर मृत्युंजय पैर पटकते हुए किचन से बाहर चला जाता है। महक मृत्युंजय के इस बच्चे वाले नेचर को देखते हुए एक गहरी सांस लेती है और आरती की थाली बनाकर किचन से बाहर आ जाती है। सुधांशु कुछ देर बाद फॉर्मल ड्रेसअप में रेडी होकर आता है। सुधांशु को इस रूप में देखकर शेखर जी की आंखें पनीली हो जाती हैं। सुधांशु एक अलग ही एटीट्यूड में चलते हुए सब लोगों के सामने आता है, जिस पर रिया खुश होकर सुधांशु को गले लगाते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे? विप्लव रिया को सुधांशु से दूर करके बोला, ए हट मोटी, क्यों अपने बोझ तले इस हैंडसम लड़के को दबाकर मारना चाहती हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? रिया विप्लव की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, जलनखोर कहीं का, निकल यहाँ से। सुधांशु रिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पैरों में मूंछ आई है ना, चुपचाप बैठो, मस्ती करना बंद करो। रिया सुधांशु की बात सुनकर एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाती है। महक सुधांशु के पास आकर बोली, सिद्ध चलो केक कट करो। सुधांशु महक की बात सुन केक के पास जाता है और सब लोगों की तरफ एक नज़र देखने के बाद मुस्कुराते हुए कैंडल्स बुझाता है। सभी बर्थडे सॉन्ग प्ले करने लगते हैं। फिर सुधांशु केक कट करके सबसे पहले शेखर जी को खिलाता है, फिर नीरू, फिर महक को। जब केक खिलाने की बारी मृत्युंजय की आती है तब सुधांशु मृत्युंजय से कहता है, आप केक खाओगे या फिर नहीं? मृत्युंजय अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, क्यों, मैं नहीं खा सकता केक? सुधांशु हल्का मुस्कुरा कर बोला, आपकी जुबान से जितना कड़वापन निकलता है, मुझे लगा कहीं आपको डायबिटीज़ की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि मिठास तो आपके मुंह से निकलता ही नहीं है, इसलिए बस कंफर्म कर रहा। इतना कहकर सुधांशु मृत्युंजय को केक खिला देता है। मृत्युंजय सुधांशु के आगे एक बैग रख कर बोला, इसमें तुम्हारे लिए नाइट सूट है। लास्ट टाइम से पहले जब मैं यहाँ आया था तो मेरी बीवी ने तुमसे उधार लिया था, मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ साले। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन खुन्नस में बोला, क्या आपको और कुछ नहीं मिला मुझे देने के लिए?
मृत्युंजय सुधांशु के कंधे पर थपथपा कर बोला, 21 साल के हो गए हो, क्या तुम्हें बीवी चाहिए? सुधांशु मृत्युंजय के हाथ को अपने कंधे से हटाकर बोला, पहले ही मेरी जिंदगी में बहुत कुछ वाओ अपने कर दिया है और करके मुझ पर उपकार मत कीजिए। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बस मुस्कुरा देता है। सुधांशु विप्लो, रिया और वैशाली के केक खिलाने के बाद एक प्लेट में ढेर सारा केक के पीस लाकर अदिति के सामने रखते हुए बोला, आटू तुम्हारे लिए, लेकिन आराम से खाना। अदिति सुधांशु के आगे एक बॉक्स रख कर बोली, फ्री में नहीं खाऊंगी, आपके लिए तोहफे लिए हैं मैंने। सुधांशु एक नज़र चुप तोहफे को देखने के बाद अदिति के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम किसी से झगड़ा हो रही थी क्या? तुम्हारे किसी से झगड़ा हो रही थी क्या? तुम्हारे चेहरे पर यह निशान कैसा है? सुधांशु की बात सुनकर महक अदिति के पास आकर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, अदिति तुम किसी से झगड़ा हो रही थी, तुम्हें वोट कैसे आई है, चोट कैसे आई है यहाँ पर? शोभित भाई नहीं है वरना तुम्हारी अच्छे से क्लास लेते वो। मृत्युंजय अदिति को देखते हुए बोला, आफत की पुड़िया, किसके साथ दो दो हाथ होकर आई हो, हार कर तो नहीं आई ना? महक मृत्युंजय को आंखें दिखाते हुए बोली, ये यहाँ पर झगड़ा होकर आई है और आपको हार जीत की परी हुई है, क्या सच में? मृत्युंजय अकर कर बोला, हाँ तो मेरी भी एक रेपुटेशन है, अदिति के नाम के पीछे मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है, अगर वो हारती है तो मतलब मेरी भी हार हुई, इसलिए मैंने बस पूछा। मृत्युंजय के लॉजिक को सुनकर सभी लोग निराशा से अपनी गर्दन हिला देते हैं। विप्लो अदिति के पास आकर बोला, बनी क्लास के बीच में मैं और रिया शॉपिंग पर चले गए थे, इस बीच कॉलेज में कुछ हुआ था क्या? शोभित अंदर आते हुए बोला, उससे क्या सवाल पूछ रहे हो? मैं जवाब देता हूँ, मैडम किसके साथ झगड़ा होकर आई है? अदिति कसकर महक के हाथ को पकड़ लेती है। महक अदिति के हाथ पर सहलाते हुए उसे कंसोल करती है कि शोभित उसे कुछ भी नहीं कहेगा। तब जाकर अदिति थोड़ी शांत होती है। मृत्युंजय शोभित की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? शोभित अपना फ़ोन निकालकर मृत्युंजय के सामने रखते हुए बोला, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आज बॉक्सिंग कंपटीशन हो रहा था, शायद वहाँ के कुछ स्टूडेंट इलीगल फाइटिंग कॉलेज में ही चलाते हैं, मैडम भी गई थी वहाँ देखने, जहाँ पर पैसों का चस्का लग गया और दो दो हाथ हो गए। सभी लोग आंखें फाड़ कर अदिति की तरफ देखने लगते हैं। अदिति मासूम बकरे के बच्चे की तरह अपना सिर झुकाकर उनकी बातें सुनने लगती है। शोभित की बातों को सुनते हुए मृत्युंजय शोभित के हाथ से फोन ले लेता है। शोभित अदिति के पास जा उसके चेहरे को पकड़ ऊपर करके बोला, तुमसे कहा था ना मैंने, किसी भी तरीके की दिक्कत में मत पड़ना, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझसे मांगना। तो तुमने क्या सोचकर इलीगल फाइटिंग करने की कोशिश की, बताओ मुझे। ये कहते हुए शोभित हल्का सा चिल्लाता है। शेखर जी शोभित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा पहले उसकी बात तो सुन लो। हाँ थोड़ा रिस्की काम था, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ इच्छा होगी। शेखर जी की बात पर शोभित अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अदिति से बोला, मिस अदिति बंसल, कुछ कहने की कोशिश करेंगे आप या फिर मुंह में दही जमा रखा है? अदिति धीरे धीरे सुबकने लगती है। विप्लो शोभित को अदिति से दूर करते हुए बोला, भाई आप बन्नी को हरा रहे हो, प्यार से पूछो ना, बताएगी हो। इतना कहकर विप्लो अदिति के पास घुटने के बल बैठकर बोला, बन्नी अपने वापी को बताओ, तुमने इलीगल फाइटिंग क्यों की? अदिति विप्लो के सवाल पर अपनी भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरे क्लास के सभी लोग फाइटिंग देखने जा रहे थे, मैं भी चली गई। वहाँ पर 20,000 रुपये मिल रहे थे फाइटिंग के और मुझे भी सिद्ध के लिए तोहफे लेने थे, इसलिए मैंने भी पार्टिसिपेट कर लिया था।
शोभित अदिति के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करके बोला, और तुम्हें फाइटिंग कहाँ से आता है? और इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना शातिर इंसान। आदित्य शोभित के हाथ को हटाते हुए नाराजगी से बोली, आपको तो बस डांटना आता है। आप कभी मुझे समझते ही नहीं हो और मैं कोई शातिर इंसान नहीं हूँ। मुझे हर वक्त किसी पर डिपेंड रहना पसंद नहीं है। मैं 19 साल के हूँ, मुझे समझ आता है सब कुछ। शोभित एक गहरी सांस लेकर अदिति के आगे कुछ नहीं कहता और मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहता है, भाई मुझे ज़रूरी काम से 3 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाना है। आप अदिति का ख्याल रखना। इतना कहकर शोभित बिना किसी से और कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मृत्युंजय शोभित के जाने के बाद अदिति से बोला, तुमसे घर चलकर बात करूँगा, रोना बंद करो। वैशाली माहौल के ठंडा करते हुए बोली, अरे इतने अच्छे माहौल में काहे सब लोग रोना गाना गा रहे हो? चलो हम जो कहते हैं डांस करो, ठुमके सुमके लगाओ। वैशाली की बात सुन सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और मुस्कुराते हुए लंच के लिए चले जाते हैं। फलक कुछ दिनों से अपने काम के सिलसिले में मुंबई से बाहर गई हुई थी, जिस कारण यह सुधांशु के बर्थडे में शामिल नहीं हो पाई थी। रात के समय सारंग विला के सभी लोग रात होते तक सारंग विला वापस आ जाते हैं। अदिति वैशाली के साथ अपने कमरे की तरफ चली जाते हैं। विप्लव भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। महक कमरे में आकर सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करने चली जाती है। उसने रहने की जिद की थी, लेकिन मृत्युंजय के जिद के आगे महक क्या थी। कुछ देर बाद महक अपने कपड़े चेंज करके कमरे में वापस आती है तो देखती है मृत्युंजय यहाँ पर नहीं था। महक एक गहरी सांस लेकर मिनी बार में जाती है जहाँ पर मृत्युंजय वाइन पी रहा था। महक मृत्युंजय के पास जा उसके हाथ से वाइन लेते हुए बोली, आपको कपड़े बदलने चाहिए, रात काफ़ी हो गई है, सो जाइए। मृत्युंजय महक को अपनी इंटेंस भरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत लग रही हो। महक मृत्युंजय की नज़रों को समझते हुए मृत्युंजय को बाजू से पकड़कर बोली, चलिए कमरे में, कपड़े बदल लीजिए। मृत्युंजय महक को कमर से पकड़कर बार काउंटर पर बैठ आते हुए उसके दोनों पैरों को अलग कर बीच में आकर बोला, महक, मृत्युंजय सारंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। महक के गाल लाल हो जाते हैं। महक अपना सिर नीचे करके बोली, आप ये क्या कह रहे हो, छोड़िए मुझे। मृत्युंजय महक के चेहरे को पकड़ ऊपर करके बोला, मैं लफ्जों में नहीं बता सकता कि कैसे मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, इसलिए चलो। इतना कहकर मृत्युंजय महक को लिफ्ट करता है तो महक अपने दोनों पैर मृत्युंजय के कमर पर लपेट लेती है। मृत्युंजय महक को लेकर बिस्तर की तरफ चला जाता है। वैशाली अदिति को सुलाकर जब कमरे में आती है तो देखती है अमृत लैपटॉप के सामने बैठा लगातार स्क्रीन को घूरे जा रहा था। उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थी। वैशाली ड्रेसिंग के पास जाकर अपने गहने उतारते हुए बोली, अरे तुमने तो कहा था तुमको रात हो जाएगा आने में, तुम तो काफ़ी जल्दी आ गए। अमृत बिना वैशाली की तरफ देखे बोला, क्यों, क्या मैं समय से पहले घर भी नहीं आ सकता? वैशाली मिरर में अमृत को देखते हुए बोली, कैसी बातें करती हो तुम, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा है, तुम जब चाहे तब आ सकते हो। अमृत अपनी नज़रें उठाए वैशाली को देखते हुए बोला, क्या सिर्फ कमरे और घर में मेरा हक है और यहाँ रहने वाले लोगों पर नहीं है? वैशाली अपने सारे गहने उतार अमृत की तरफ पलट कर बोली, हमने ऐसा कब कहा? हक होने और ना होने का मतलब तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसके ऊपर हक जताना चाहते हो। अमृत लैपटॉप बंद कर सोफे से खड़ा हो वैशाली की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, तुम पर हक जताना चाहता हो तो तुम मौका क्यों नहीं देती मुझे? ये कहते हुए अमृत वैशाली के बेहद नज़दीक आ जाता है। वैशाली अमृत से दूर हो उसे घूरते हुए बोली, तुम दारू पीकर आए हो, तुमने दारू पिया है?
अमृत वैशाली के हाथ को पकड़ अपने पास खींचकर बोला, हाँ मैं पी कर आया हूँ। तो वैशाली अमृत को खुद से दूर करते हुए बोली, तो दूर रहो हमसे, हम नशेड़ी लोगों के मुंह लगना पसंद नहीं करते। अमृत वैशाली को मजबूती से पकड़कर अपने पास खींचकर उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करते हुए बोला, क्यों, पति हूँ तुम्हारा, मेरा हक है तुम पर। वैशाली अमृत के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, तुम होश में नहीं हो, हम कह रहे हैं ना अमृत दूर रहो हमसे। अमृत वैशाली के कसकर पकड़ अपने पास खींचता है तो वैशाली अपना पूरा जोर देकर अमृत को खुद से दूर धकेल गुस्से से कहती है, पागल हो गए हो तुम, होश में नहीं हो तुम। अमृत गुस्से में चिल्लाकर बोला, अरे होश में तो अब आया हूँ मैं, झूठी मक्कार औरत, मुझे लगा था तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए मुझे खुद के पास नहीं आने देती है, लेकिन मुझे क्या पता तुम तो मुझे ही धोखा दे रही थी, किसके साथ मिलकर, उस वीर के साथ मिलकर। अमृत की बात सुन वैशाली का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और वैशाली हैरानी से अमृत की तरफ देखने लगती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।